अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पैका तरमीम तो अब बाकायदा तौर पर पास हो गई हैं और जल्द नाफिजुल अमल भी हो जाएंगी। ये किस किस को टारगेट करेंगी या किस किस कौन कौन इसके जद में आएगा? फेक न्यूज़ की डेफिनेशन को एक्सपैंड होने की, उनके एक्सपैंड होने की वजह से, और फेक न्यूज़ क्रिएटर्स की भी जो डेफिनेशन है उसके एक्सपेंशन की वजह से सहाफ़ती तंजीमें तो बहरहाल सरापा एहतजाज हैं। और कोई भी नहीं चाहेगा, कोई नज़रियाती ये नहीं चाहेगा कि सहाफ़त की आड़ में कोई भी फेक न्यूज़ फैलाई जाए, और दूसरी तरफ कोई ये भी नहीं चाहेगा कि किसी जेन्युइन न्यूज़ का, किसी असल हक़ाइक़ का जो चेहरा है वो मस किया जाए, या उसको बिल्कुल उसकी चेहरे को बदल दिया जाए, या उसकी शेप को बिल्कुल एक अनशेप कर दिया जाए, डिफॉर्म कर दिया जाए। ये कुछ अहम बातें हैं जिसके ऊपर बहरहाल कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जो मुज़ाकराती कमेटी है नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन की, उसका हाल भी खासा बेहाल है। अभी भी हुकूमत अभी बज़िद है और बुला रही है, पुकारें दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप अभी भी आ जाएं। अब तो खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मैदान में उतर आए हैं और वो भी पीटीआई को दावतनामे भेजे जा रहे हैं, जो कि पीटीआई रिजेक्ट किए जा रहे हैं। क्या वजह है कि हुकूमत एक तरह से बहुत ज़्यादा ईगर नज़र आ रही है? हमने इसका तस्करा अपने पिछले प्रोग्रामों में भी किया आपके साथ कि हुकूमत की तरफ से की जो ईगरनेस है, क्या इसकी कोई रीजंस हैं, कोई रैशनल है, इसकी क्या वजह है? या कोई खौफ है हुकूमत के ऊपर कि उनको लगता है कि अपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी अगर अलायंस बन गया कि ये हमारे लिए संभाले नहीं संभलेगी? तो इस वजह से क्या ये खौफ है? क्योंकि बाक़यतन हुकूमत को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इस मुज़ाकराती कमेटी से। हुकूमत क्यों उनको बार बार बुला रही है जब वो कह रहे हैं कि हमारा तो मुज़ाकरात का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है? इसके ऊपर एक एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स देखते चलिएगा नाज़रीन। वज़ीर आज़म की पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत, यानी कि जैसे मैंने अर्ज़ किया, वज़ीर आज़म खुद इस पूरी मैदान में इसमें कूद पड़े हैं। वज़ीर आज़म की कल पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, पीटीआई ने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने पीटीआई को कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश करते हुए कहा कि वो आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए सदक़े दिल से तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऑफर को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत देर कर दी। और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई की ये गाड़ी तो छूट गई, अब इस वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब राना सनाउल्लाह साहब भी आ गए। उन्होंने कहा है कि पीटीआई वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि नाज़रीन वही एक ये है कि मुज़ाकरात यहाँ से हट जाएं, इस वाली ये जो कॉन्फ्रेंस रूम है ये हट जाएं, दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं और मुज़ाकरात कर लें। ये पेशकश बहरहाल इसका हाल भी वही होने वाला है जो कि पिछली मुज़ाकरात की पूरी कमेटी का हुआ। लेकिन ये ब्लेम, ये ओनस किसके ऊपर जाता है? हुकूमत की ईगरनेस के ऊपर भी बात करेंगे कि उसके क्या वजूहात हैं जो कि पसे पर्दा भी हैं कुछ, वो क्या वजूहात हैं, और पैका के ऊपर क्या क्या होने वाला है। और जो पैका जो तरामीम है वो एक अलग हलक की हड्डी है हुकूमत के लिए। तमाम तर सहाफ़ती जो तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज हैं। रोज़ की बुनियादों पर कोई ना कोई यहाँ पर शो ऑफ स्ट्रेंथ या डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा होता है सहाफ़ियों की तरफ से। और साथ साथ जो मुज़ाकराती कमेटी है वो भी किसी तरह से हुकूमत के हाथ नहीं आके दे रही। और दिलचस्प बात यह है जो कि जिसको हम ज़ाहिर मज़ीद भी कवर करेंगे कि ये कि बैरिस्टर सैफ अपनी ट्वीट में कहते हैं, नाजरीन भी वो ट्वीट देख सकते हैं, वो कहते हैं कि जो दूसरा धड़ा है PMLN में, वो कहते हैं वो बहुत खुश है इस मुज़ाकरात की नाकामी पे। और वो जो है वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, यानी वो मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब करके कहते हैं कि इन दोनों के जो इनका जो धड़ा है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ग्रुप, मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। और फिर ये एक तवील ट्वीट है इसमें। लेकिन बहुत एक अहम सवाल यही उठता है कि मुज़ाकरात को ख़त्म करने का जो ऐलान है वो पीटीआई की तरफ से खुद हुआ है, तो पीटीआई क्यों नवाज शरीफ साहब के ग्रुप का मुबैना तौर पे या बाज़ाब्ता तौर पे हिस्सा बन रहे हैं? क्योंकि जो नाकामी है वो बाकायदा पीटीआई ने उसका खुद ऐलान किया है, जबकि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अब भी पीटीआई को बुला के खासे परेशान और बेहाल से नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जो पुकारें हैं वो पीटीआई बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। इसके ऊपर भी उसी तरह से उसी रोशनी में और तसलसल पे रोशनी डालेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन करतान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए तर्जुमान हैं आप वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के। वेरी वार्म वेलकम आपको कौसर साहब। अमीर अब्बास साहब नाजरीन मायानाज सहाफ़ी हैं, उन तमाम तर अपने बेबाक तज्जिए तबसरे के साथ हमारे हमरा हैं और ख़ासे फीक पाप भी हैं अभी ये जो पैका तरामीम है उनके ऊपर। वेरी वार्म वेलकम आपको भी अमीर साहब, आपसे भी हम मजीद जानेंगे। खुर्रम विर्क साहब नाजरीन मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बहुत लर्नड लॉयर भी हैं आप, तो लिहाजा
लीगली एंड पॉलिटिकली दोनों एतबार से आपसे हम रहनुमाई हासिल रखेंगे। आपको भी बहुत खुशामदीद खुर्रम साहब, विर्क साहब। बात का आगाज मैं आपसे करती हूँ। कौसर काज़मी साहब, ये फरमाइएगा, अब ये जो पेका ऑर्डिनेंस है, मैं ये सुनाना भी चाहती हूँ आपको, आप सुनिएगा। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का शॉट है 2021 का। अब उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन पेका और इस तरह के कवानीन के ऊपर क्या ख्यालात रखते थे आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये हमारी तरफ से भी गुजारिश सुन ले। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून लाया जा रहा है। इस कानून को खुद पैमरा ने भी इसको रिजेक्ट किया है। इस काले कानून को फिल फॉर वापस लिया जाए। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जी कौसर साहब, ओवर टू यू। उस वक्त ये काला कानून था, आज ये गोरा कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोना, हालात की बात है। इस तरह के हालात आपने कभी नहीं देखे थे पाकिस्तान में कि जिस तरह के अब बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क हो, अब हुकूमत पे एतराज़ नहीं होता, अब हुकूमती शख्सियात पे तनकीद नहीं होती, ना उन पे इल्ज़ामात लगते हैं। तनकीद होती है तो रियासत पे होती है, बदनाम किया जाता है तो रियासत को किया जाता है। इसमें अगर कोई इख्तलाफ राय रखता है तो रखता रहे, लेकिन आप देख लें जो बाहर बैठे लोग हैं, जो एक जमात के हिमायत याफ्ता लोग हैं, क्या वो फौज को, हुकूमत को एक फेल स्टेट के तौर पर पाकिस्तान को पेश करते हुए नजर नहीं आते? क्या वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है? ठीक है, अब जो लोग साने 9 मई के अंदर हैं या जो लोग जिनके हवाले से रियासत के पास चवायद हैं, उनको रियासत छोड़ दे। पूरी दुनिया में मुअज़्ज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता। हमारे पास मिसालें भी हैं। आपने शहबाज शरीफ का हवाला दिया, देखें उस वक्त के हालात देख लें और आज मौजूदा हालात देखें कि जब भी कोई पाकिस्तान मुखालिफ बंदा कोई बात करता है और उसको उस पर मजम्मत नहीं होती, लेकिन जब इनके हक में बात चली जाती है, जिस तरह फ्री इमरान खान के ट्वीट्स आते हैं, तो फौरन से पहले उसको आका और मौला बना लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो रियासत जिन पे पूरा एक्शन लेगी। हमने माजी में भी देखा ना, माजी में जब जरदारी साहब से पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के अंदर झूठी खबरें बना के कहा जाता था कि बेसमेंट में पता नहीं कितने किलो और कितने मन सोना रखा हुआ है, उन्होंने गवर्नर हाउस से 50 किलो सोना पकड़ा गया। मियां नवाज शरीफ की मिलों से 11 नहीं, काज़मी साहब, आपने जो फ्री इमरान खान वाली ट्वीटों का कहा, वो पाकिस्तान से तो कोई नहीं कर रहा, वो तो अमरीकी ट्वीट्स है, उनके ऊपर तो पैका अप्लाई नहीं होता। नहीं हो नहीं रहा, मैं यही तो कह रहा हूं। हमारी बदकिस्मती है कि किसी भी हुकूमत ने जो यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडलर्स थे, जो ऑफिसेस थे, हर जगह है, इंडिया चले जाएं, दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर ट्विटर हो, फेसबुक हो या बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स, सबके वहां पे ऑफिसेस हैं। हम 24 करोड़ वाले मुल्क के अंदर हम मजबूर होते हैं, जब हम उनसे कोई कंप्लेन करते हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब डेफेमेशन लॉ भी आप देख लें, आज तक किसको सजा मिली? जो जेल जाता है किसी की किरदार कुशी करके, पगड़ी उछाल के, जब वापस आता है तो उससे बड़ा हीरो बन के सामने आ जाता है। वो उसी तरीके से लोगों पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर पाकिस्तान में इस वक्त पैका की जरूरत नहीं, मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरत है। आज से पहले इतनी जरूरत पाकिस्तान में नहीं थी जो मौजूदा हालात, गैर मामूली हालात का आप तस्करा कर रहे हैं। और विर्क साहब मुस्कुरा भी रहे थे इस बात पे। विर्क साहब, आप मुस्कुराहटों की वजह जरूर फरमाइएगा और ये भी बताइएगा कि एक सेकंड मोना, मुस्कुराएं क्यों ना, मुझे हैरत होती है। हम भी अफजल भट्ट हों, अरशद अंसारी हों, सहाफत से हमारा ताल्लुक होता था। यहाँ पे मीडिया, जितने भी जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जब वो यहाँ पे किसी की किरदार कुशी कर रहे होते थे ना, तो लंदन में वो अपनी ट्रांसमिशन बंद कर देते थे। इतनी आजादाना सहाफत होती थी कि यहाँ पे तो इल्जाम लगा लो, लेकिन लंदन में जो मीडिया हाउसेज, ये बात दुरुस्त है, ये बात बंद कर दो। फिर सबसे बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून, वो डेफेमेशन के कवानीन वहां पर अप्लाई हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी टाइकून की रट लगती है, लेकिन मलिक रियाज का आजाद मीडिया नाम नहीं ले सकता। तो आजादी सिर्फ हुकूमत से लेनी है। अपने अंदाज भी देख लें कि इतना मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि यार वो टाइकून नाम नहीं लेना, खुदा ना खास्ता कोई गुस्ताखी ना हो जाए, तो जरा उधर भी अपनी गुलामी का वैसे नहीं। मैं वही वाली बात है काज़मी साहब, आप लोग ना थोड़ा सा गुरेज करें इस बात से कि आप सारे लोगों को, ये सारे मीडिया हाउसेस को एक ही ब्रश से पेंट कर देते हैं। मैंने तो ख्वाजा आसिफ साहब से भी ये गिला किया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम नाम लेते हैं, हमने हमेशा मलिक रियाज कह के मुखातिब किया, कभी प्रॉपर्टी टाइकून नहीं कहा। तो ये वाली जो बात है, मे बी कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन
हाँ, वही अर्ज है। तो इसलिए ये कि जो लोग ले रहे हैं तो आप उनको प्लीज ये गुजारिश है कि आपकी हुकूमत उनको एक ही ब्रश से तो ना पेंट करे। खुर्रम विर्क साहब, आप फरमाइएगा, अब आप लोग बी टीम क्यों बने हुए नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहिबा की? क्योंकि अगर मुबैना तौर पे बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ये वो धड़ा है PMLN में जो कि खुशी से फूले नहीं समा रहा मुज़ाकरात की नाकामी पे, लेकिन मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान तो आपने किया है, आप उनकी बी टीम है। बहुत शुक्रिया आपका मोना जी। मैं पहले कौसर काज़मी साहब की बात सुन रहा था, आपने उससे पहले शहबाज शरीफ का भी हवाला दिया काले कानून का। तो जो पहले काला कानून था यकीनन वो आज भी काला कानून है। इसके ऊपर पूरा मीडिया भी और इवन के पीपल्स पार्टी भी जिन्होंने एट द 11th और हमें डिच किया, मैं यही कहूँगा, चूँकि उनके पहले यही थे कि हम पीका एक्ट की जो अमेंडमेंट ये लेके आ रहे हैं हम उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी, हम उसके खिलाफ जाएंगे। जो स्टैंडिंग कमेटी थी हमारी इंटीरियर की, उसमें जब ये पेश किया गया उसके ऊपर एन वक्त जिस दिन ये लेजिस्लेशन हाउस में पेश करनी थी उसी दिन इंटीरियर की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें ये पेश की गई। इतनी उजलत में ये कानून लाया गया। आज भी इसके ऊपर मैंने खुद नदीम चंद साहब का भी इसके ऊपर सुना कि बड़ी उजलत में ये कानून जो ये बनाया गया। तो मेरे भाई ये बनाया गया, यकीनन आपको पहले इसके ऊपर सोचना गौर करना चाहिए था और इसके ऊपर पूरा मीडिया भी और हमने भी भरपूर किस्म का एहतजाज किया। यकीनन ये काला कानून है और ये क्यों बनाया गया इसका पस मंजर जरूरी है, इसको जानना, इसको देखना जरूरी है। लोगों को सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि महज इमरान खान साहब का नाम तक पहले ये नहीं लेते थे मीडिया के ऊपर, उनके नाम के ऊपर पाबंदी लगा दी, बानी चला, पता नहीं क्या क्या कुछ चला। तो ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। सहाफत जो है ना, मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कासिम सुलेमान के पापा भी चलाए कुछ लोगों की ये हमारा एक ऐसा सोर्स है, हमारा एक सोर्स है, हमें इससे नॉलेज मिलता है, हम इससे राय लेते हैं। और अगर मीडिया का ही गला घोंटा जाएगा, हाँ आप इसके ऊपर कीजिए, आप बात कीजिए, ये तो आप, मैं समझता हूँ जमहूरियत के ऊपर कदगन लगा रहे हैं, जमहूरियत के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे गल्फ कंट्रीज जहाँ पे बादशाही निजाम है वहां पे भी शायद मीडिया आजाद है, हमसे ज्यादा आजाद है। आपने फरमाया काला कानून कल भी काला था, आज भी काला है। तो जब ये कल काला था तो आप लोग क्यों इसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाए थे? ये जो मैंने शॉर्ट सुनाया ना, ये 2021 खान साहब की अपनी हुकूमत थी, आप लोगों को तब ये बहुत अच्छा लगता था। नहीं, देखें, जो बात गलत है वो बात गलत है, मैं उसको गलत कहूंगा, मैं उसको आज भी गलत कह रहा हूं, आपके सामने गलत कह रहा हूं। हमने उसके ऊपर भरपूर किस्म का एहतजाज किया है, हमने उसके ऊपर भरपूर किस्म की अपनी आपकी देन गवर्नमेंट को नहीं लाना चाहिए था, करने के बाद ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। आप ले आए, आप करें, जमहूरियत के लिए बात करें, आप इसके ऊपर बैठ के इसके ऊपर बहस करें। 26वीं आईनी तरमीम भी जिस तरह से ये लेके आए और अभी क्या हाल हो रहा है, हमारी कोर्ट्स का पहले ही माशाल्लाह क्या हाल हो रहा था और अभी क्या हाल हो रहा है, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने कौन से केसेस कौन से बेंच के सामने फिक्स करने हैं, कौन से काम पे फिक्स करने हैं। ये उजलत में बनाए गए कानून है और इन बेचारों को क्या पता है, ये क्या बैठे बातें कर रहे हैं, इनकी डोरियां कहीं और से हिल रही हैं, ये आगे पपट बैठे हुए हैं और ये जो कुछ इनके ऊपर आता है ये बगैर सोचे समझे उसको आगे पास करी जा रहे हैं, स्टंप बनाई जा रही है, स्टंप बने हुए हैं और ये आगे चलाई जा रहे हैं काम। इस तरह से भाई नहीं चलेगा, ना पाकिस्तान चलेगा और ना आप चलेंगे। इतनी बात का आपकी जो औकात और जो आपकी वक़्त है ना आज लोगों के दरमियान, आप जाके देखें जरा उनके ऊपर। जी प्लीज रिपीट। रोज मरियम नजर आती है, जाके देखें, कौसर साहब को चैलेंज है, रोज मरियम नजर आती है जो के ये बस एक नारा है ना, सोशल मीडिया ने दे दिया है, बाहर नहीं निकल सकते, उसी को टो करते हैं, वो कैसेट चलती रहती है, रोज मरियम अवाम में नजर आती है रोजाना की बुनियाद पे। अगर ये कौसर मेरा भाई बोल रहा है, कौसर भाई मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब कल मैं जाऊंगा अवाम में, आप जाएंगे अवाम में, मरियम बीबी जाएगी अवाम में, नवाज शरीफ जाएगा अवाम में, शहबाज शरीफ जाएगा अवाम में, तो आप अपना हाल देखिएगा। जो हाल आपका 8 फरवरी 2024 आपका हाल होगा, मैं आपको ये गारंटी कहता हूं। आप आज इलेक्शन करवा लें, हमें आज जलसे की इजाजत दें, हमारे एक कारकुन को, हमारे किसी एक ग्रास रूट लेवल के कारकुन को इजाजत दें, मीनारे पाकिस्तान को पूरा भर के दिखा देगा। आपकी अभी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, पंजाब में गवर्नमेंट है, आप साथ पीपल्स पार्टी को भी मिला लें, सबको मिला के जलसा करें हमारे मद्दे मुकाबले। आए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जलसा करके दिखाएं, लोगों को निकाल के बाहर दिखाएं। बहुत बड़ा चैलेंज है कि सबको कंट्रोल किया हुआ है, आप सब चीजों के ऊपर बैठे हुए हैं, आप मीडिया के ऊपर आपने
आप अदालतों के ऊपर बैठे हुए हैं, आपने अदालतों का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने पाकिस्तान की तबाही उतार दी है, आपने रियासत की तबाही उतार दी है, आपने बहुत, मैं कहता हूं, पाकिस्तान की रुसवाई की है, आपने पाकिस्तान की तजलील की है। ओए जज्बाती हो गए भाई साहब। मैं आगे ले जाती हूँ बात। बड़ी बहुत एक जज्बाती गुफ्तगू की है विर्क साहब ने। अमीर साहब और कौसर साहब मुस्कुरा रहे हैं। हालात ऐसे हैं, हालात का तकाजा है कि अब इस मरतबा पेका तरामीम इस तरह की नागुज़ीर हैं, क्योंकि अब हमले शख्सियात पे नहीं, रियासत पाकिस्तान पे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोना। देखें, अगर आज तहरीक इंसाफ के लोग बाहर बैठ के रियासत पर तनकीद कर रहे हैं, तो माजी में नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए थे और वो सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGI का नाम लेकर कहते थे कि फैज हमीद और बाजवा तुमसे हिसाब लेना है, फैज हमीद और बाजवा तुम धांधली करते हो, फैज हमीद और बाजवा तुमने दी। सो सिर्फ किरदार बदले हैं, अमल तो वही नजर आ रहा है हमें। तो अगर आज इनका बाहर बैठ कर रियासत को ललकारना या उस पर तनकीद करना और उसका जवाब एक इस किस्म के ड्रैकोनियन लॉ से दिया जा सकता है, तो फिर ये जवाब आप इमरान खान के लिए भी तस्लीम करें। और वो जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून लेकर आ रहे थे, फिर उनका जवाब भी ठीक था। जब वो कानून लेकर आ रहे थे और ये जो शहबाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनवाई, हमने उस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, हमने वहां कैंप लगाया। उस कैंप में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए। वहां खड़े होकर इन्होंने आजादी सहाफत की लंबी तकरीरें की। हमें लगा कि हम बड़े सहाफी तो नहीं है, हमें लगा हम नहीं है, ये सहाफी है असल इस मुल्क के बड़े। कैसे आप वक्त तब्दील होता है, आपका नैरेटिव तब्दील, आपकी डेफिनेशन तब्दील, आपके उसूल तब्दील। तो 40 साल पुराना बयान आपने सुनाया होता तो हम कहते चले वक्त तब्दील हो गया। देखिए ये कोई आज की बात नहीं है मोना। इमरान खान भी एक ड्रैकोनियन लॉ ला रहे थे, लेकिन कम से कम उन्होंने इतनी शर्म का मुजाहरा किया कि जब उन पर दबाव डाला तो उन्होंने उस कानून को वापस ले लिया। वो कानून हमने पास नहीं होने दिया, वापस ले लिया। अच्छा, आप कहते हैं ये रिलेटिवली बेटर कि चले कम से कम विड्रॉ तो किया कानून। पास कम से कम भाई वो इससे बड़ी अहम बात की आपने। वो तो बहस ही खत्म होगी ना, जब वो खत्म हो गया कानून। देखिए ये आज की बात बहुत आपने एक बहुत डिस्टिंक्शन बता दी है दोनों में। अच्छा, ये जो रिवायत है ना, जो आज जो रियासत बयानिया बना रही है ना कि इसकी जरूरत इसलिए है कि ये वक्त की जरूरत है, माजी में नहीं थी जरूरत, आज है। ये उस जमाने की रियासत का बयानिया था, की रियासत का बयानिया है। माजी में इमरान खान ने भी यह बयानिया बनाया, तो ये हमारे लिए कोई नया बयानिया नहीं है। जब भी किसी रियासत ने किसी निजाम को कंट्रोल करना होता है, डिसेंट को कंट्रोल करना होता है, इख्तिलाफ को कंट्रोल करना, तो अमीर साहब आगे बताइए अब आगे की क्या हिकमत अमली है। क्योंकि पहले आपने कहा कि अब ये विड्रॉ तो नहीं हुआ, ये बात सही है कि ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है कि पहले ये वापस हो गया था, लेकिन अब इस मरतबा ये बाकायदा लागू हो गया है ये तमाम तर तरामीम। तो आगे क्या करना चाहिए सहाफती तंजीमों को? देखिए आगे बहरहाल हम साफी कोई बदमाशी तो नहीं कर सकता रियासत के साथ, ना हमारे पास कोई हथियार है, ना हम कोई गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। हमारी जिद्दोजहद है। आज भी यौम सियाह जुमे को भी PFUJ ने 2 दिन पहले हमने प्रोटेस्ट किया। हम अदालतों में जा रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ तंजीमें हैं पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है 2 दिन पहले, आज उसकी समाअत भी हुई थी। हम दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर या मंगल को, बाकी तंजीमें भी लेकर जा रही हैं। सड़कों पर भी प्रोटेस्ट करेंगे पुरअमन तरीके से। ये वो जिसे कहते हैं ना कि इधर सितमगर सितम आजमा, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ये बनाते हुए इस तरह के कानून, पर जारी बात है हम भी आईन कानून के अंदर जो हमारा इख्तियार है हम भी मुजामत करेंगे। आप यानी कि ये कि पीसफुली पुरअमन रहते हुए जो ऑप्शंस हैं सारे एग्जॉस्ट, और ये दुरुस्त बात है कि तमाम तर सहाफती कर रहे हैं, तंजीमें कर रही हैं और अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया गया है। लेकिन कौसर काज़मी साहब एक कैच है। कैच क्या है? वो ये है कि विर्क साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया वो है, मैं आपको सुनाती हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गुफ्तगू कि अदालतों में वो अलग एक तरह के उन्होंने अलग एक पेंडोरास बॉक्स खोला हुआ है कि हमारी तरफ तो ये हालात हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह। ओथ को नहीं छोड़ना। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन इसीलिए ओथ हो रहा है, इस ओथ से नहीं हिलना आपको।
जी, प्रेशर्स भी आएंगे, कमरा अदालत में भी दबाव आएगा, टेम्पटेशंस भी दी जाएंगी, अपने अपने हल्फ से नहीं हटना, ये सारी चीजें हो रही हैं आपके दौरे हुकूमत में काज़मी साहब। ये बहुत अचंभे की बात नहीं है। अभी विर्क साहब भी कह रहे हैं कि अदालतों में तो हाल ही बेहाल हो गया है। देखें, मैं आता हूँ इस जवाब की तरफ ही। मेरे भाई अमीर ने जिक्र किया बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, बल्कि वो जो तहरीक इंसाफ के बाहर लोग बैठे हैं, भाई नवाज शरीफ भी तो करते थे। नवाज शरीफ ने तो 3.5 साल लंदन में गुजारे। आपने देखा कि वहाँ पे IMF या यूनाइटेड नेशन या किसी दफातर के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज किए जा रहे हों, लोगों पे तनकीद नहीं, रियासत पे, कि ये एक फेल स्टेट है यार, इसमें लोगों को उठा के मार देते हैं और पाकिस्तान IMF जो है वो किस्त ना दे, यूनाइटेड नेशन के अंदर बाहर जाके एहतजाज, तो इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ। मैं मानता हूं जो इन्होंने बात की, फैज हमीद का नाम लिया मियां साहब ने, बाजवा का नाम लिया, लेकिन क्या कह के इलेक्शन तक महदूद रहे ना, इससे आगे तो नहीं गए। सिर्फ इलेक्शन पे आके रुक के उन्होंने बात की। और अब क्या हो रहा है? गोली क्यों चलाई? डी चौक AI जनरेटेड तस्वीर, क्या वो नहीं PTI के बाहर बैठे लोग उनको हुआ बना के पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं? आप बता सकते हैं काज़मी साहब के गोली किसने चलाई? आप बता सकते हैं भाई? आप एक गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, आप ही बताएं। अली अमीन गंडापुर के जो साथ उनके गार्ड्स थे उन्होंने चलाई भाई। आप तो हजारों गोलियां कह रहे हैं ना, वो गार्ड की गोली हमारी गोली हमें लग गई भाई। और मेरे भाई ये मीडिया का दौर है, ये सच्चाई का दौर है, ये हक और सच का दौर है। आप ऐसे ना करो कि एक फेक FIR बनाने के लिए जो पुलिस वाले फेक इनकाउंटर करते हैं कि मुखालिफ की अपनी ही गोली की वजह से उनका अपना ही बंदा जाँ बाक हो गया, ऐसे ना करें। आपको ये भुगतना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन आप करवा रहे हैं, अच्छा सुन तो लेना, जितनी शर्मिंदगी आप पाकिस्तान रियासत की करवा रहे हैं, अभी हालिया जो नुमाइंदे आए हुए हैं, जो यूरोपियन यूनियन के आए हुए हैं, उन्होंने आपको क्या कहा है? उन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहा है? उन्होंने जो आप मिलिट्री ट्रायल्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है? आप इस तरह की बातें ना किया करें मीडिया के ऊपर बैठ के, आप इस तरह की मीडिया के ऊपर बैठ के बातें ना किया करें। उन्होंने बड़ी सख्ती के ऊपर जो हमारे अभी मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं, मिलिट्री ट्रायल्स को उन्होंने कहा कि आप सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते। जवाब किससे मांगे आपने? मुझसे या मौसूफ से? सुबह के दिन में वहां पे गोली चली, हमारे लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। यार आप मजाक करते हैं यार, आप कुछ बात गौर से करें यार, कुछ सोच समझ के करें बात। हमारे अपने बंदों से हमें गोलियां लग गई, बात करने वाली करें यार। सर हो गया खुर्रम साहब आती हूँ आपकी तरफ। 278 भुगत रहे हैं, आपको और भुगतना पड़ेगा। इशू पता क्या है, वो कुछ नहीं होना, वो ट्रम्प कार्ड फेल हो गया, सिविल नाफरमानी फेल हो गया, तरसीलात ज़र फेल होगी, आपकी तमाम किस्म का रियासत मुखालिफ ब्रेक का कहा जा रहा है, तो कुछ नहीं होना भाई। ये सिर्फ सारी बहस में हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं ताकि हर कोई अपनी अपनी बारी पे बात करें। विर्क साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ, आप तफसील से फरमाइएगा अपनी बात अपने तमाम दलाइल के साथ। और कौसर साहब भी जाहिर है वो भी बात ही कर रहे थे। ही विल आल्सो कंप्लीट, स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। कौसर साहब आप मुकम्मल कीजिए, आप जो बात कर रहे थे आप अपनी बात को मुकम्मल करें। मसला पता क्या है, मसला पता क्या है, लाशें, हजारों गोलियां। मोना मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में कुछ दर्जनों दफा ये बात कह चुका हूँ भाई, बकौल इनके जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, हजारों गोलियां लगी। इनके लोग यूट्यूबर, मैं तो बल्कि यूट्यूबर कहूंगा उनको, आज मौजूदा हालात के तनाजुर में जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने एक गोली का निशान तक नहीं दिखा सके भाई। हजारों गोलियां बंदों को लग गई, वहां पे हजारों गोलियां सारी लग गई, एक मिस फायर नहीं हुआ किसी पुल पे, किसी सड़क पे, किसी दरवाजे पे, किसी दुकान के शटर पे कोई एक गोली का निशान दिखा दें। सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करो, गोलियां चली। और फिर क्या हो गया, डी चौक की AI जनरेटेड तस्वीरों का सहारा लेके पूरे अमेरिका के अंदर ट्रक घुमाए गए, वो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रक्स होते हैं, और उसमें गजा की झूठी तस्वीरों का सहारा लिया गया। अगर आप सच्चे हैं, आप कहते हैं कि लाशें गिरी, ओ भाई जो 50-100 कैमरे वहां पे थे, वो जो लोग अपनी अपनी वो टिकटॉक बना रहे थे वहां पे, कोई एक खून का दबा ही दिखा देते वहां पे, लेकिन नहीं, बोलना सिर्फ झूठ है क्योंकि निकले थे ये लाशें। अच्छा काज़मी साहब मैं अगर अर्ज करूं, अब आप ये देखिए 100-150 ये वाले जो क्लेम्स हैं कि एग्जैजरेटेड हो या बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ये जो 13 लोग हैं, इनका नाम भी है, इनके पते भी हैं, इनका एड्रेस भी है, आप इनको भी रिफ्यूट कर रहे हैं।
आप उनकी वो वाली बात को करते हुए कि वो जो 100-200 वाले क्लेम्स हैं, आपके 13 लाशें, मतलब ये बेशकीमती जानी इंसानी जान है, आप इसको इस तरह से तो नहीं कह सकते ना कि ये आप खून का धब्बा दिखा दें। ये तो है ना, हुकूमत समझती है ये फेक कैंपेन है। आप इन 13 लोगों के घरों के पत्तों पे जाएं और आप इंश्योर करें, आप जाएं, बोलें ये बंदा है आपका, ये है, शहीद है या जिंदा है, हयात है, बताएं। आप ये चीज खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये इतना झूठ बोल रहे हैं कि ये 13 भी झूठे हैं, तो आप इनको खुद ही ये झूठा साबित कर सकते हैं। हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मोना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन मिसिंग पर्संस के हवाले से इनकी फहरिस्त थी, उसमें कितने लोगों ने पेशावर से और गिरदोनवाह से उठ के कह दिया भाई हम मिसिंग नहीं, हम अपने घर बैठे हुए हैं। और भाई ये झूठी फहरिस्तें हैं। जिस बंदे का, जिस माँ का लाल, जिस बहन का भाई, जिस बाप का बेटा, सुने ना, मैं बता रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं मोना। अब जो 6 लोग थे ना, जो पॉली क्लिनिक और पिम्स जैसे एक बड़े इदारे के इन राइटिंग मौकफ सामने आता है, उसमें 6 लोग, 4 रेंजर्स के, एक वो पुलिस वाला जो हकला में जिसकी शहादत होती है, 6 लोग तो एक हमारे सामने थे ना। इसमें तो कोई शक नहीं है, जान एक जाए या 1000 जाए, हमारी नजर में वो होती है बराबर। तो आप फरमा रहे हैं कि वो थे गवर्नमेंट की तरफ के, जी आप वो हुकूमत की तरफ के आप गिनवा रहे हैं। मोना, जब ये यहां से निकले ना, आपने देखा जब अली अमीन और बुशरा बीबी यहां से निकली तो मुजाहिरीन जो वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया। फिर उनके बाद जो लोग भागे, डीपीओ जो अटक हैं, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है ना कि भाई हमने उनको रोका, वो असलहा से लैस थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पे वहां पे फायरिंग की। अब फायरिंग तो वहां पे होती रही है। अब तरबियत याफ्ता लोग इनके साथ थे, जो टीयर गैसेस गन्स होती हैं उनको साफ करना तक उनको आता था। ये आम मुजाहिरीन नहीं कर सकते मोना, ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकती हैं। ये उन्होंने करके दिखाया, वीडियोस में मौजूद हैं। अब वो जो तरबियत याफ्ता लोग थे वो मुहिब्बे पाकिस्तान तो हो नहीं सकते, वो जो अफगानी थे, सुन तो लो। और भाई हौसला करना, और भाई हौसला करो, जरा हौसला करो, बीच में बनाए ना। अब इतना झूठ बोले, सच नहीं सुन ले। आपके मौक़िफ़ की तायद अगर होगी तो जुडिशल कमीशन बनेगा तो क्या होगा? चौक का हसास एरिया है, वहां पे कैमरास लगे हुए हैं, सरकार के कैमरास लगे हुए हैं, प्राइवेट अदारों के कैमरास लगे हुए हैं। आप बनाओ जुडिशल कमीशन, क्यों भागते हो? जुडिशल कमीशन से क्यों भागते हो? 9 मई का बनाओ, आप 24-25-26 नवंबर का बनाओ। नहीं मानोगे आप इस बात को। हम मानेंगे, आपने रियासत पाकिस्तान को हमने तो बिल्कुल नहीं मानोगे। हमने तो आप बीच में इसी तरह बोलोगे भाई अब हमारी मर्जी के जज लगा दो, अब ये कर, अब नहीं मानोगे भाई, आप नहीं मानोगे। मुज़ाकरात करें, अब हमारे पास वही शवाहिद हैं, हमारे पास वही शवाहिद हैं जो हम अदालतों में पेश कर रहे हैं, वही शवाहिद हम जुडिशल कमीशन के सामने पेश कर रहे हैं। सारे अदालों की सपोर्ट आपके साथ है। कौसर साहब, मैं उनकी टर्न है, उनके ऊपर आ जाऊंगा, उनकी बात सुन लेते हैं। ये क्या तरीका हुआ जब मैं बात करूं? उनकी बात सुन लेते हैं ना, क्या कह रहे हैं। कहीं बात तो सुने। इतना खौफ और इतना डर है आपको अवाम का। अच्छा विर्क साहब, इतना बता दें कि क्या आप एक अंडरटेकिंग ना दे दें, आप एक अंडरटेकिंग दे दें कि जो भी फैसला होगा जुडिशल कमीशन का या जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी वो आपके लिए काबिल कबूल होंगी। के लिए तैयार है हम, तो अपने मेन मुतालबात से भी पीछे नहीं हटे। कोई अंडरटेकिंग दे देना विर्क साहब, ये बात दुरुस्त है कि आप, हमने तो उनको भी सॉफ्ट कर दिया, हमने तो उसको भी अभी फिलहाल साइड पे रखा हुआ है, सॉफ्ट कर दिया। इलेक्शन की बात बाद में करेंगे। आप पहले, अभी हमने स्टॉप नहीं किया, उसके ऊपर हमारी शदीद तहफ़्ज़ात हैं, हमने अभी उसको सामने भाग गए बीच में से, स्टॉप किधर किया, भाग गए। पाकिस्तान चले, रियासत चले, अब तो भाग ही हम कभी नहीं भागे। हमारे सॉफ्ट आज भी कहा 12 बजे तक आ जाओ, वापस आ जाए, नहीं माने गए, आ जाए। वज़ीर आज़म ने अच्छा, ये इसका जवाब बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए विर्क साहब। ये मैंने इब्तिदा में भी आपसे सवाल किया था, बताता हूँ, आप सुने। मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, आप कभी नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी रात 12 बजे तक आ जाओ, चले जाएं, हमारी को बात उन तक जाए, वो हमारी बात से कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करें, वो गलत को गलत और सही को सही करें, और वो आपकी बात के ऊपर हंसे ना, जिस तरह से आपने बात की कहीं नहीं कि अपने बंदों की गोलियां लग गई, ये हो गया वो हो गया। देखिए, एक झगड़ा 26 नवंबर का एक झगड़ा है, आपका झगड़ा है, हमारा झगड़ा है। हम आपको कहते हैं कि आपका चीफ जस्टिस है, रियासत पे चलाई है, आपके लगाए हुए जजेस हैं, आप एक केस भेजते हैं एक जज के पास, वो जब लगता है आप कहते हैं नहीं नहीं इसको दूसरे जज के पास भेजो, मेरा वो जज मैनेज है, ये मैनेज नहीं है। तो आपके जजेस से कह रहे हैं, आपकी अदलिया से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, वहां पे हम अपने सबूत लेके जाएंगे, वहां पे हम उनके साथ बैठ के। अच्छा खुर्रम विर्क साहब, एक बात जरूर ये फरमाइएगा, हमारी एक सॉफ्ट सी बात आप लोगों ने टॉक्स क्यों एकदम से खत्म कर दी?
टॉक्स क्यों, मुज़ाकरात क्यों आपने अबेंडन कर दिए, ये बताइएगा। ये मैंने इब्तिदा में भी आपसे अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आप उनकी टीम हैं क्या? आप क्यों उनके, वो खुश हो रहे हैं तो आप उनके वही उनकी खुशी वाली बातें कर रहे हैं आप? गॉट इट जी, गॉट इट। आप सुने ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे बुनियादी मुतालबात जो थे वो बड़े सॉफ्ट थे, उनमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा इशू नहीं था। इनको वो क्या कहते हैं, जो इंटेंशन आपकी नीयत होती है ना, आपकी जो नीयत होती है उसका इजहार आपके अमल में आता है। तो इनकी अगर इंटेंशन थी हमारे साथ, अभी भी है अगर हमारे साथ बैठने की, तो इनको हमने कहा था कि आप फौरी तौर के ऊपर जुडिशियल कमिशन बनाएं। मैं फिर तीसरी दफा दोहरा रहा हूं कि इन्हीं के दावतों से, इन्हीं के दावतों से मुतालबात थे। उन्होंने कहना था, उन्होंने ही मुतालबात, हमने अपने सबूत लेके आने थे, हमने अपने सबूत लेकर आने थे, हमने इनके साथ बैठ के बात करनी थी। इन्होंने इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन ही नहीं बनाया, साफ इनकारी हो गए। पता नहीं इनके हाथ पांव जबान, इनकी आंखें, इनके कान सब कुछ बंधे हुए हैं। विर्क साहब, इनको इसमें इतनी थोड़ी सी कुछ ये सुनते नहीं है। एक वैलिडिटी है उनके उस क्लेम में। विर्क साहब, एक वैलिडिटी है, वो ये है विर्क साहब कि आप अगली तारीख तक आते। आपको 28 तारीख को मीटिंग में बुलाया था कि अगली जो सिटिंग है नेगोशिएशन की, ये पूरी कमिटीज की दोनों की, वो 28 तारीख को थी। आप लोग नहीं आए, आप लोग इंतजार करते रहे कि जुडिशियल कमीशन पहले बनेगा, जबकि वो कह रहे थे कि अगर आप 28 को आते हैं तो प्रोबेबली इट वुड हैव बीन, मतलब बहुत प्रोबेबल ये चीज थी कि शायद वो आपको उस 28 तारीख को जुडिशियल कमीशन का ऐलान करके बता देते। तो क्या कबाहत थी? ट्रू सुने देखिए, उससे पहले उमर अयूब साहब ने, असद कैसर साहब ने, सब ने बैठ के इनसे बड़ी तफसील के साथ बात की कि अगर आप सीरियस हैं और आपके पास इख्तियारात हैं, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अब बैठने का मकसद ये तो नहीं कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, कितनी दफा ये हुआ, आए बैठे बात की फारिग, उसका आउटकम निकलना चाहिए था। हमने ये कहा कि आप इसके ऊपर कमीशन बना दें। हमने को कमीशन अपने जाती बंदे नहीं कहा कि हमारे उन बंदों से इंक्वायरी करवाएं, हमारा ये बंदा हमारा ये मतलब चूजी होगा, ये करेगा, नहीं। हमने खुले और फराग दिल के साथ बड़े दिल का मुजाहरा करते। मतलब आप कह रहे हैं वो जो पहली 2 सिटिंग्स हुई थी वो भी ऐसी ही थी? मुन्ना जी, हमने इनको कहा कि आप इतनी टाल मटोल था, आप कहते हैं पहले 2 सिटिंग्स बना दें, आप कमीशन को बना दें। और उन्होंने कहा कमीशन बनाना हमारे इख्तियार में नहीं, हम नहीं बना सकते। ले तो लाल से काम किया। अच्छा, बेइख्तियार है, चाह रहे थे ये, और ये बैठना नहीं चाह रहे थे। ये बेइख्तियार है, बिल्कुल बेइख्तियार है, बेबस भी हैं, बेइख्तियार भी हैं, और यानी ये बेआबरू भी हैं, बहुत बेआबरू हैं, बहुत बेआबरू है। चोरी के केस में लेकिन भी पता है, ये जब आवाम के सामने जाएंगे, मौना जी देखें, मेरी बात की कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आवाम के साथ हम आवाम को, मैं अर्ज करूं, वो जो मियां जावेद लतीफ है ना, जो आपके मुकाबले में हारे हैं, वो ब्लैक डे मना रहे हैं 8 फरवरी को। इसका जो एक आउटकम जो निकालना है, जो कुछ न कुछ निकालना है, वो हमारी आवाम ने निकालना है। और अवाम के सामने सारा कुछ, ये बात दुरुस्त है। उस कैदी के साथ खड़ी है जिसको आज 537 अमीर अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है इस पे? हक कैद में पड़े हुए, एक घंटे के लिए मोना जी किसी को आप हब्से बेजा में रखें, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, सजा होती है, उसकी बेल रिजेक्ट होती है, और उसको 540 दिन हो गए हैं, नाहक कैद में पड़ा है। इन्होंने उसकी लाइटें बंद की हैं, पंखे बंद किए हैं, हीटर दिए ही नहीं है, और इतनी सर्दी में तल्खी में वो, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह का खास फजल है, अल्लाह की खास उसके ऊपर रहमत है। वो डटा हुआ है, वो डट के खड़ा हुआ है, और अल्लाह के फजलो करम से वो खड़ा रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला जीत होगी, हक की होगी, सच की होगी, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी। अमीर साहब हैं हमारे साथ, अमीर साहब से पूछ लूं। मैडम यास्मीन राशिद, देखें वो कैंसर पेशेंट थी, इनसे सोलो करने है, कितनी ज्यादती है कि उन्होंने अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मोना जी, अगर उनको बेल हम दे देते, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कौसर साहब भाग जाना बोलने दें तो मैं बोलूं ना। खातून थी, उन्होंने इंक्वायरी के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के ऊपर उन्होंने असरअंदाज हो जाना था। महमूद रशीद साहब 5 वक्त के नमाजी, जात साहब 5 वक्त के नमाजी, परहेजगार और नमाज रोजे के पाबंद, और उनकी माजी भरा पड़ा है। माजी में उनके ऊपर एक FIR नहीं है, एक पर्चा नहीं है उनके ऊपर, और उनको नाहक कैद में रखा हुआ है। शामूद कुरैशी की पूरी जिंदगी बताएं जी कौसर साहब।
किस तरह से कौसर साहब जिंदगी गुजारी। विर्क साहब, I got your point। न्याजी हमारा भाई है, एडवोकेट है, हसन न्याजी का कसूर क्या था? अच्छा अमीर साहब थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये हम क्या कसूर है? एक इसमें जरूरी इंटरवेंशन चाहिए हमें। अमीर साहब, और आप सिर्फ अमीर साहब चंद लोग चंद बातें करने वाले अजीब। अमीर साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, कौसर साहब और विर्क साहब, आप दोनों की तरफ आती हूँ। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, मैं आप दोनों की तरफ आ रही हूँ। सिखाएंगे इस तरह की बातें। कौसर साहब और विर्क साहब, अमीर साहब, आपका क्या ख्याल है? दोनों इतराफ के चैलेंजेस हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये अवाम में नहीं निकल सकते, मरियम नवाज साहिबा नहीं निकल सकती, और इनका 8 फरवरी से भी बुरा हाल अवाम करेंगे, मतलब मैंडेट या एक वोट बैंक पे, इलेक्टोरली स्पीकिंग ही वो सेइंग। आपका क्या ख्याल है, क्या इस कदर पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी का मसला बन गया है गवर्नमेंट अलायंस का? और एक और आपसे एक जरूरी बात ये है कि फैसल वाडा साहब जो ट्वीट कर रहे हैं, हमने तो ये एहतराम और मोहतरम है, आप इनसे सोलो क्यों नहीं करती मोना? ये जो तहरीक इंसाफ के भाई हैं, हम मैं और अमीर चले जाते हैं, आप इनको खुल के किसी पढ़ने दें। अमीर साहब की हम बात सुन रहे हैं। जी देखिए, मैं कोई इनकी सियासी जो आपस में चपकलेशन है उस पर तो नहीं कमेंट करूंगा। दो चीजें जो अब आ रही है डिस्कशन में, एक तो 26 नवंबर, अब देखिए कल इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड हैं उनको 350 पेजेस का एक खत या डोजियर भिजवा दिया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को तलब करें, और ये अब पी का लॉ भी बन चुका हुआ है, तो इसी फेक न्यूज के ऊपर ये पीटीआई को पकड़ लेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, ये 13 लाशें कहां दिखाएं। और पी का लॉ बन चुका हुआ है, बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि लाशें गिरी, बीबीसी को पी का लॉ में ट्राई किया जाए। हम मुतालबा करते हैं, हम हुकूमत से चले मुतालबा करते हैं। काज़मी साहब मेरे साथ हम जुबान होकर ये रियासत से मुतालबा करते हैं कि बीबीसी को ट्राई किया जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस एक शख्स को जिसे गोली लगी उसको एक हॉस्पिटल में लेकर गया, वहां उन्होंने उसका सीटी स्कैन और एक्सरे किया। डॉक्टर ने वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई वॉइस ऑफ अमेरिका ने, उसमें डॉक्टर ने बताया कि इसके जिस्म में अभी भी गोली मौजूद है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका के खिलाफ पीका एक्ट लगा के उनको ट्राई किया जाए। अल जजीरा का नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है, जिसने रिपोर्टिंग की। अच्छा, आपने बड़ा एक अहम आपने रीडिंग दी है कि ये जो ये तमाम तर तरामीम है, यानी कि आप फरमा रहे हैं कि ये सारी चीजें इनके ऊपर लागू होंगी। लेकिन ये आप जिन के नाम ले रहे हैं, ये इंटरनेशनल आउटलेट्स है, न्यूज आउटलेट्स है, आप कहते हैं उनके पाकिस्तान की जो ऑपरेशंस है, हाँ, उनके ऊपर ये लोग देयर ट्राइंग टू क्रैक डाउन ऑन देम। हम तो है ही ना खल्फ ना, हम तो है ही ना खल्फ, हम तो है ही ना इंजार साफी, हम तो चले बिके हुए हैं, हम झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, बकवास करते हैं। इन चारों को तो सबसे पहले फांसी के फंदे पे लटकाए ना गए। ये चार यहाँ पाकिस्तान के अंदर, अल जजीरा, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट, ये तो चार इसके अलावा भी हैं। इन्होंने क्यों ये कहा कि गोली क्यों चलाई? चले बाकी सब ने चलाने वालों ने कहा क्यों चला, इन्होंने क्यों कहा गोली क्यों चलाई? आई सी, इंटरेस्टिंग। मतलब आप कहते हैं ये इस वजह से ये लाया जा रहा है, अपनी गर्दनें पेश करने को तैयार है सब। अच्छा, अब ये देखिए एक बात, ये जो रियासत का इख्तियार मिल गया है ना मोना, ये इख्तियार यूरोप ने आज से 250-300 साल पहले रियासत से छीन लिया था कि रियासत ये जो लोगों को गद्दार, बागी, देशद्रोही, मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर देती है ना, और कहती है कि तुम वो बोलो जो मैं कह रहा हूं कि मुल्क के लिए ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है ठीक है तुम वो नहीं बोल सकते। ये जो रियासत के पास इख्तियार है ना, ये चैलेंज हो चुका हुआ है आज से। बिल्कुल बिल्कुल, रियासत में बहरहाल बहुत टॉलरेंस और बहुत बर्दाश्त होनी चाहिए, रादर स्पेस होनी चाहिए हर तरह के ओपिनियन की। जी देखिए, आज से कुछ 450 साल पहले 1633 में गैलीलियो को रियासत ने सजा सुना दी इस बुनियाद पर कि गैलीलियो कहता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। रियासत ने कहा तू कौन होता है ये फैसला करने वाला कि जमीन घूमती है कि सूरज घूमता है? हम कहते हैं कि सूरज घूमता है, तू कह रहा है कि जमीन घूमती है। तेरी ऐसी की तैसी। बताएं जी, उसकी किताब आपने इतने अजीम साइंसदान को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा फाशिज्म ने, हम कैसे बख्श दिए जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? जी जी प्लीज गो अहेड। के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, उसकी किताब पर रियासत ने उसकी किताब पर बिल्कुल वैसे पाबंदी लगा दी जैसे ये पीका लॉ के तहत कह रहे हैं कि हम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करेंगे। रियासत ने उसको ट्राई किया, उम्र कैद की सजा सुनाई। 1992 में
350 साल बाद कैथोलिक चर्च ने माफी मांगी कौम पूरी दुनिया से। उन्होंने कहा उस जमाने की रियासत गलत थी, हम माफी मांगते हैं तारीख से और मौरिख से कि हमने गैलीलियो को गलत सजा दी। आप माफी अच्छा, बहुत बहुत अहम तस्करा है ये। मैं आप कह रहे हैं वो भी चीज दोहराई जाएगी। आप एक हिस्ट्री का, तारीख का बहुत अच्छा मुताला हमेशा अमीर करते हैं और वो उसी के उन्होंने कुछ असबाक बताए। बहरहाल नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड। अगर बहस आगे ले जाएंगे तो ये इस पे 2-3 प्रोग्राम और लग जाएंगे, क्योंकि हम वी कैन गो फॉरवर्ड, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। लेकिन थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।